Hello students, welcome to Chemistry My Dream, and today I am here with the chapter 2 Acids, Bases and Salts for class 10 students, and the topics are pH of a solution, family of salts, then some important compounds. तो इसके पहले भी हमने इसमें दो क्लासेस जो है हमने लिया हुआ है, जिसमें आपको एसिड्स, बेसेस और सॉल्ट्स के बारे में काफ़ी जानकारी मैंने दी है। और वहाँ पर जो है आपने स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स, बेसेस भी देखा है, खास करके स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस। उसके बाद न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमने दिखाया, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन, और उसी का जो आउटकम होता है सॉल्ट्स के रूप में, वो एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट और न्यूट्रल सॉल्ट होते हैं, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो होगा पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन। काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये। कहता है कि ये पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन क्या होता है, पहले इस पर हम लोग फोकस करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन, पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन। अब देखिए, पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन अगर क्लास 10 लेवल में इसका डेफिनेशन पूछे और अगर आप ये बोलते हैं कि नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इज कॉल्ड पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन। जैसे देखिए, ये होता है नेगेटिव लॉगरिथम of hydrogen ion concentration, hydrogen ion concentration of a solution is called pH of the solution। तो ये अगर डेफिनेशन अगर आप देते हैं तो ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड डेफिनेशन हो जाता है, और इसके लिए आप यहाँ पर लिखते हैं पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। देखिए, कॉन्सेंट्रेशन के लिए हम लोग ये स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो डेफिनेशन होता है वो क्लास 10 के लिए थोड़ा सा स्टैंडर्ड होता है। वहाँ पर चूंकि लॉगरिथम की जानकारी नहीं होती है, उनको पता नहीं चलता है कि लॉग क्या होता है। हाइड्रोजन आयन तो मालूम है, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन के बारे में जानकारी कम है उनको, कि हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन बेसिकली होता क्या है। तो इसीलिए वहाँ पर ये जो पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन का ये डेफिनेशन है वो थोड़ा सा टफ हो जाता है। लेकिन इसका सिंपल डेफिनेशन जो अगर आप देंगे क्लास 10 लेवल में, तो उसको जो है इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं कि द पैरामीटर which determines the acidic, basic और न्यूट्रल नेचर of a solution is called pH
ऑफ द सॉल्यूशन। अब ये जो आपका डेफिनेशन हो गया, ये बहुत ही सिंपल डेफिनेशन हो गया, ये क्लास 10 लेवल का हो गया, ठीक है। लेकिन जो पुराना सिलेबस क्लास 10 का था, वहाँ तो ऊपर वाला भी डेफिनेशन जो मैंने लिखा है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इज कॉल्ड पीएच ऑफ द सॉल्यूशन, ये भी जो है पहले क्लास 10 लेवल में ही था। लेकिन अब जो है क्या हुआ है कि इस डेफिनेशन को इधर जो है यूज लोग नहीं कर पा रहे हैं, सिलेबस थोड़ा छोटा हो गया है, इसीलिए सिंपली जो है द पैरामीटर विच डिटरमाइंस द एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल नेचर ऑफ ए सॉल्यूशन इज कॉल्ड पीएच ऑफ द सॉल्यूशन, ये आप लिख सकते हैं। अब ऑन द बेसिस ऑफ दिस फैक्ट आपके पास में जो है पीएच स्केल होता है, पीएच पेपर होता है। तो पीएच पेपर क्या करता है, देखिए हम आपको पहले पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन का वैल्यू क्या होना चाहिए जिससे कि वो सॉल्यूशन एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल नेचर का हो, उसके लिए हम यहाँ पर लिख देते हैं। कहता है कि इफ pH is equal to 7, the solution will be neutral in nature. Solution will be neutral in nature. वो न्यूट्रल होगा। कब होगा? जब pH वैल्यू कितना होगा? 7। यही अगर pH वैल्यू लेस देन 7 हो, if pH is less than 7, the solution will be acidic in nature. क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन जो है एसिडिक नेचर का हो जाएगा। और pH अगर ग्रेटर देन 7 हो तो द सॉल्यूशन विल बी बेसिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर, ये हो। तो ये तो हम लोग जो है पीएच वैल्यू के बारे में जान गए कि पीएच वैल्यू अगर 7 है तो न्यूट्रल होगा, लेस देन 7 है तो एसिडिक होगा, ग्रेटर देन 7 है तो बेसिक होगा। लेकिन ये कैसे हम लोग पीएच डिटरमाइन करेंगे वहाँ, इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है क्लास 10 लेवल में कि डिफरेंट सॉल्यूशंस है एंड हाउ विल यू फाइंड आउट अप्रॉक्सीमेट पीएच वैल्यू विद द हेल्प ऑफ पीएच पेपर एंड पीएच कलर स्ट्रिप। तो दो चीज है वहां पर, देखिए पहला है आपका पीएच पेपर, हम थोड़ा सा इसकी जानकारी देंगे, और दूसरा है आपका पीएच कलर स्ट्रिप, कलर स्ट्रिप या कहीं पर पीएच कलर चार्ट भी बोलते हैं इसको, स्ट्रिप और यहाँ पर चार्ट भी बोलते हैं, फॉइल भी बोलते हैं। तो ये जो पीएच पेपर होता है उस पीएच पेपर का कोई कैरेक्टरिस्टिक कलर नहीं होता है, वो कलरलेस भी हो सकता है, येलोइश कलर का भी हो सकता है। तो वो पीएच पेपर आप ला सकते हैं मार्केट से। इसके बाद देखिए क्या है, पीएच कलर स्ट्रिप। पीएच कलर स्ट्रिप में डिफरेंट कलर जो है, कलर का वो सेगमेंट बना हुआ रहता है ना, वो डिवीजन किया हुआ रहता है, जहाँ से वो जैसे रेड है, पिंक है, फेंट रेड कलर का है, फिर आपका जो है फेंट ब्लूइश कलर का है, वायलेट कलर का है, डार्क वायलेट है। कहने का मतलब कि डिफरेंट जो है उसमें कलर होते हैं। जैसे 7 होगा तो लाइट ग्रीन होगा, ग्रीनिश कलर का, तो वो जो है पीएच कलर स्ट्रिप पर वो
जो है बिल्कुल ही आपका डिनोटेड होता है, ठीक है, वो जो है छपा हुआ होता है, प्रिंटेड होता है। तो कहता है कि जब भी किसी सॉल्यूशन का, अब जैसे मान लीजिए कि डिफरेंट सॉल्यूशंस जो है टेस्ट ट्यूब में रखा हुआ है, ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट जो है आपका काफ़ी कॉमन है, बल्कि यूँ कहिए कि फर्स्ट एक्सपेरिमेंट यही है, हाउ टू डिटरमाइन पीएच ऑफ द गिवन सॉल्यूशन। तो ऐसे ऐसे 4-5 सॉल्यूशन जो है दिए हुए हो सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हम इसमें जो है HCl ले लिए, इसमें हम लोग जो है NaOH ले लिए, इसमें हम लोग NaCl सॉल्यूशन ले लिए, NaCl सॉल्यूशन मतलब एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, ये HCl सॉल्यूशन ही है, ये NaOH का सॉल्यूशन है, ठीक है, 3 तो सॉल्यूशन है, ये हम लोग ले लिए। तो अब क्या करते हैं हम लोग, इस पीएच पेपर को, ये जो पीएच पेपर होता है इस तरह का पीएच पेपर रहता है, देखिए हम यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए यही पीएच पेपर का स्ट्रिप होता है, ये पीएच पेपर होता है। अब इसका कोई खास कलर नहीं होता है, जैसे मैंने अभी अभी बताया कि ये लाइट येलोइश कलर का भी हो सकता है और कलरलेस भी हो सकता है, मतलब व्हाइट पेपर भी हो सकता है। इसको हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर जो है देखिए HCl जहाँ लिया हुआ है, 1 ड्रॉप HCl जो है ड्रॉपर से हम लोग क्या करते हैं यहाँ निकाल लेते हैं और इस पीएच पेपर पर हम लोग लेते हैं। ऐसे ये जो पीएच पेपर है इस पर 1 ड्रॉप जो है HCl लेते हैं। जैसे ही हम लोग 1 ड्रॉप HCl लेंगे तो वो जो है क्या होगा कि एक सर्टेन कलर जो है पीएच पेपर पर वो देगा, HCl का वो जो ड्रॉप होगा, और जैसे ही सर्टेन कलर होगा उस कलर को हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये जो सेकंड वाला है इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं पीएच कलर स्ट्रिप, जो यहाँ पर क्या है देखिए इस तरह से जो है ये डिफरेंट कलर में यहाँ जो है, यहाँ तो मैं एक ही कलर शो कर रहा हूँ लेकिन ये डिफरेंट कलर में होता है, ठीक है, यहाँ डिफरेंट कलर होता है। अब डिफरेंट कलर के लिए जैसे मान लीजिए हम जो है यहाँ कुछ कलर ले सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर आपको हम थोड़ा सा जो है इसको फिर से दिखाते हैं, देखिए हमारे पास में डिफरेंट कलर है, वो कलर हम आपको दिखाते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए यही जो है आपका ये पीएच कलर स्ट्रिप हो गया, ठीक है, तो इसमें जो है हम आपको डिफरेंट कलर जो है दिखाते हैं। देखिए ये डीप वायलेट ले लीजिए, ये जो है काफ़ी डीप है, ठीक है, ये देखिए हल्का जो है ये आप ब्लूइश ले लीजिए, ये देखिए हल्का ब्लूइश हो गया, ठीक है, ये लाइट ग्रीन हम लोग ले लेते हैं, यहाँ देखिए ये लाइट ग्रीन है, ये हम लोग लाइट ग्रीन कर देते हैं, ग्रीनिश कर देते हैं, ठीक है। हालांकि ये एग्जैक्ट कलर नहीं है, वो आपको जो है मालूम हो जाएगा, है ना। और इधर जो है हम लोग रेडिश कलर जो है ना, यहाँ देखिए फेंट रेड जो है हम लोग यहाँ दे देते हैं, फेंट रेड है, ये जो है काफ़ी डीप रेड हम लोग कर देते हैं, ये देखिए, ठीक है, ये देखिए इस तरह से जो है कलर स्ट्रिप आपका जो है बना हुआ है, ठीक है। ये आपको बुक में भी मिल जाएगा और जहाँ भी सर्च करेंगे मिल जाएगा पीएच कलर स्ट्रिप के नाम से। तो जैसे ही HCl का एक ड्रॉप हम लोग पीएच पेपर पर लेंगे तो दैट डेवलप सर्टेन कलर ऑन पीएच पेपर, पीएच पेपर पर एक कलर जो है अपीयर होगा, उस कलर को हम लोग पीएच कलर स्ट्रिप से
मैच करेंगे। तो जैसे ही मैच करेंगे तो यहाँ पर सर्टेन वैल्यूज पीएच का दिया हुआ रहता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 1 हो गया या 2 हो गया, यहाँ पर 5 6 हो गया, यहाँ 7 हो गया, ये 10 हो गया, ये 12 हो गया। इस तरह से जो है 14 तक जो है आपका वो पीएच वैल्यू लिखा हुआ रहता है। ठीक है, तो जैसे ही HCl कर लेंगे तो वो नियरली क्या हो जाएगा, 2 के आसपास। देखिए ये रेडिश कलर का हो जाएगा, है ना। पीएच पेपर पर वो कलर क्या होगा, रेडिश एपियरेंस होगा। रेडिश एपियरेंस होगा तो आप देख ही रहे कि पीएच वैल्यू 2 होगी। अगर फेंट रेडिश होता है तो 5 के आसपास हो जाएगा या 6 के आसपास होगा। उस तरह से जो है उसमें प्रिंट किया हुआ रहता है। तो ये हो गया पीएच वैल्यू, एक्सपेक्टेड पीएच वैल्यू मालूम हो जाएगा। उसी तरह से जैसे मान लीजिए NaOH सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू हमको निकालना है, अप्रोक्सीमेट पीएच, तो क्या करेंगे, उसका एक ड्रॉप हम लोग जो है ड्रॉपर से निकाल करके और पीएच पेपर पर रख देंगे। एक फ्रेश पीएच पेपर यूज करेंगे। वहाँ भी क्या होगा कि एक सर्टेन कलर डेवलप होगा और वहाँ पर इंटेंस वायलेट कलर का जो है आपका, या यूँ कहिए कि डार्क ब्लू कलर का जो है उस पर वो ऑब्जर्व होगा। तो उसका जो वैल्यू हो जाएगा 12 से 13 के बीच में जो है, 12 से 13 के बीच में वो वैल्यू होगा NaOH का। 7 से बहुत ज़्यादा होगा वो। और जैसे ही हम लोग NaCl सॉल्यूशन का यूज़ करेंगे तो NaCl फिर वही एक ड्रॉप क्या ले लेंगे, 1 ड्रॉप NaCl सॉल्यूशन ले लेंगे, जिसको हम लोग पीएच पेपर पर रखेंगे। लेकिन जैसे ही रखेंगे तो उसका क्या हो जाएगा, लाइट येलोइश कलर का हो जाएगा। और लाइट येलोइश कलर क्या होता है, देखिए यहाँ 7 लिखा हुआ है तो उसका पीएच वैल्यू क्या हो जाएगा, अप्रोक्सीमेट पीएच वैल्यू 7 हो जाएगा। तो इस तरह से पीएच पेपर हम लोग यूज करके विद द हेल्प ऑफ पीएच कलर स्ट्रिप पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन हम लोग निकाल सकते हैं, जो थियोरेटिकली भी काम देगा और एक्सपेरिमेंटली भी आपका काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो अगर पीएच वैल्यू 7 से कम है तो वो एसिडिक नेचर का होगा, 7 है तो न्यूट्रल नेचर का होगा, और अगर 7 से ज़्यादा है तो वो क्या हो जाएगा, बेसिक नेचर का होगा। तो इस तरह से हम लोग पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन के लिए पढ़ लेते हैं। वहाँ पर 2 बातें जानना बहुत ज़रूरी है, और वो क्या है कि एक है कि ब्लड का पीएच वैल्यू क्या होता है। तो ब्लड का पीएच वैल्यू जो होगा कहीं पर लिख लेंगे कि पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड इज अप्रोक्सीमेट 7.3, यानी वो बेसिक नेचर का होता है। 7.3 7.4 होता है, तो मतलब 7 से अधिक होता है तो किस नेचर का हुआ, बेसिक नेचर का, जनरली जो होता है। ठीक है, उसके बाद पीएच वैल्यू जो है आप जानते ही हैं कि वहाँ पर टूथ इनेमल का जो डीके होता है ना, जहाँ पर एसिडिटी काउज होता है, ज़्यादा एसिडिक नेचर हो जाता है, तो वहाँ भी जो है आप पीएच का क्या इफ़ेक्ट होता है हमारे डे टू डे लाइफ में, ठीक है, वो भी आप देखते हैं। एसिडिटी काउज जो होता है आपका शरीर के अंदर में, जहाँ पर HCl का अमाउंट क्या हो जाता है, थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो एसिडिटी काउज होता है। एक्चुअली नॉर्मल उसका ये होना चाहिए 4.5 के आसपास जो है होता है, लेकिन उससे अगर कम हो गया पीएच वैल्यू तो एसिडिटी बढ़ गई, एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा हो गया, तो फिर वहाँ क्या लेना पड़ता है, कुछ बेसिक सॉल्यूशन लेना पड़ता है या बेसिक इंग्रेडिएंट्स लेना होता है, जो इनो वगैरह या डाइजन वगैरह कहते हैं, कि वो लेकर के उसको न्यूट्रल किया जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन एंड व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ पीएच इन आवर डे टू डे लाइफ, है ना। कहता है कि सॉइल की जो एल्केलिनिटी है या एसिडिटी है, यानी पीएच वैल्यू, उसको भी मेंटेन करना पड़ता है अच्छे फर्टिलिटी के लिए। तो ये सब जो है पीएच का इम्पैक्ट होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अभी
फैमिली ऑफ सॉल्ट्स वो क्या होता है, दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो देखिए फैमिली ऑफ सॉल्ट, फैमिली ऑफ सॉल्ट में क्या होता है, चलिए लेट मी राइट फर्स्ट फैमिली ऑफ सॉल्ट्स। अब देखिए सॉल्ट्स के जो फैमिली होते हैं, जैसे कैटाइनिक फैमिली और एनाइनिक फैमिली होते हैं। जैसे पहला देखिए ये है कैटाइनिक फैमिली, कैटाइनिक फैमिली। अब इसका मतलब क्या होता है, कैटाइनिक फैमिली का मतलब होता है कि वैसे सॉल्ट में वो कैटाइन जो है कॉमन होंगे। अब जैसे सपोज कीजिए आपको सोडियम का सॉल्ट बनाना है, तो जैसे यहाँ लिख दीजिए सॉल्ट्स ऑफ सोडियम, सॉल्ट्स ऑफ सोडियम। तो सोडियम कैटाइन है यहाँ, तो हर एक सॉल्ट में सोडियम होना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पर हम लोग लिख देंगे सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, जिसका फॉर्मूला हो जाएगा Na2CO3। फिर होगा सोडियम सल्फेट, ये क्या हो जाएगा Na2SO4। फिर हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट, अब ये क्या होगा NaNO3। फिर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड, अभी अभी लिखे थे, तो ये हो जाएगा NaCl। फिर हो जाएगा सोडियम फॉस्फेट, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा Na3PO4, ठीक है, ये सोडियम फॉस्फेट। कहने का मतलब है कि इसमें कैटाइंस जो होंगे वो कॉमन होंगे। तो जैसे सोडियम कैटाइन है तो सब में सोडियम का ही ये सॉल्ट बनेगा, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं कैटाइनिक फैमिली। उसी तरह से क्या हो सकता है, एनाइनिक फैमिली हो सकता है। तो एनाइनिक फैमिली में देखिए क्या होगा, वहाँ एनाइन कॉमन होगा, ठीक है। जैसे दूसरा जो है वो क्या होगा, एनाइनिक फैमिली होगा, एनाइनिक फैमिली। अब एनाइनिक फैमिली में देखिए आप जो भी ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए सल्फेट आपने सेलेक्ट किया, तो यहाँ लीजिए कैल्शियम सल्फेट। अब यहाँ पर सल्फेट कॉमन होगा, सब के लिए सल्फेट हम लोग देंगे। जैसे ये हो जाएगा CaSO4। अब होगा एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट, तो ये क्या हो जाएगा Al2SO4 होल 3, जो हम पहले भी आपको फॉर्मूला लिखना बताए हैं। उसके बाद जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट क्या होगा ZnSO4 होगा। उस तरह से सोडियम सल्फेट, अभी अभी आप पोटेशियम सल्फेट ले लीजिए, पोटेशियम सल्फेट, ये क्या हो जाएगा K2SO4 हो जाएगा। फेरस सल्फेट, ये क्या होगा FeSO4 हो जाएगा। कहने का मतलब है कि सबों में सल्फेट जो होगा वो कॉमन होगा, क्योंकि एनाइनिक फैमिली का है तो एनाइन इसमें जो होगा वो कॉमन होना चाहिए। तो यहाँ सल्फेट कॉमन है, कभी कार्बोनेट कॉमन होगा, कभी नाइट्रेट कॉमन होगा। तो दिस डिपेंड्स ऑन कि व्हिच फैमिली सॉल्ट यू लाइक टू प्रिपेयर, ठीक है, कैटाइनिक फैमिली का बनाना हो या एनाइनिक फैमिली का बनाना हो। तो इस तरह से हम लोग पढ़ते हैं फैमिली ऑफ सॉल्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग आते हैं, आपका है सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स। अब सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स के लिए आपके पास में ढेर सारे कंपाउंड्स होते हैं। तो
ऐसा करते हैं हम लोग। सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स जो है एक दो ठो आपको हम बतला देते हैं। जैसे देखिए, पहला है आपका वॉशिंग सोडा। अब इसको किस तरह से हमको पढ़ना है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे वॉशिंग सोडा है, तो वॉशिंग सोडा का दो चीज़ आपको जानना है। पहला जानना है आपको फॉर्मूला क्या होता है वो, और दूसरा जानना है केमिकल नेम। केमिकल नेम ये क्या होता है? तो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला जो होता है वो होता है Na2CO3 10H2। ये होता है Na2CO3 10H2। इसको हम लोग केमिकल नेम में क्या देते हैं? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेका 10 को बोलते हैं डेका हाइड्रेट। हाइड्रेट किसके लिए? वाटर के लिए। तो 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जो है एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है किसके फॉर्मूला में? वॉशिंग सोडा के फॉर्मूला में। ठीक है, तो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला ये हुआ। अच्छा, वॉशिंग सोडा अपने आप में जो नेम है वो ट्रेड नेम है या कमर्शियल नेम है किसका? सोडियम कार्बोनेट का। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट है ना, इसको हम लोग वॉशिंग सोडा बोलते हैं। ठीक है, तो वॉशिंग सोडा कमर्शियल नेम हो गया, केमिकल नेम हो गया सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, और इसका केमिकल फॉर्मूला जो हो गया वो सोडियम कार्बोनेट मतलब Na2CO3 10H2 हो गया। ठीक है, इतना तो जानना जरूरी है। इसके बाद इसका जो मैन्युफैक्चरिंग होता है, देखिए मैं बतलाता हूँ मैन्युफैक्चरिंग, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा। अब इसके लिए हमारे पास में क्या है? कुछ रॉ मटेरियल्स होते हैं। वो रॉ मटेरियल्स क्या होते हैं? जैसे देखिए यहाँ पर दो चीज़ लिखा जाता है, रॉ मटेरियल्स। अब रॉ मटेरियल्स में देखिए ए में आप लिखिए लाइमस्टोन, बी में होता है सॉल्ट, होता है कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट, और सी में होता है अमोनिया। देखिए यही मेन रॉ मटेरियल होते हैं। ठीक है, अब ऐसे वाटर भी ले सकते हैं, लेकिन वाटर रॉ मटेरियल्स में नहीं आते हैं। वो तो बिना वाटर का तो आप कुछ बनाते नहीं हैं, तो इसीलिए रॉ मटेरियल्स में यही तीनों होते हैं, लाइमस्टोन, कॉमन सॉल्ट और अमोनिया होते हैं। और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वॉशिंग सोडा जो होता है ये होता है बाय सॉल्वे प्रोसेस, बाय सॉल्वे प्रोसेस। सॉल्वे साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने दिया हुआ है। तो देखिए कहता है कि इस लाइमस्टोन से, आप जानते हैं कि लाइमस्टोन क्या होता है? CaCO3 होता है, जहाँ से आपको CaO प्लस CO2 मिलता है इसको हीट करने से। तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर हम लोग ये CO2 लाइमस्टोन से ले लेते हैं, प्लस NH3 वो रॉ मटेरियल है, कॉमन सॉल्ट रॉ मटेरियल है, और इसमें वाटर हम लोग मिला देते हैं, है ना। जैसे ही मिलाते हैं और इसको हीट करते हैं तो आपका देखिए क्या बन जाता है। कहता है कि ये NaHCO3 बन जाता है प्लस NH4Cl बन जाता है। ज़रा इसको देख लीजिए कि ये बैलेंस है कि नहीं है, तो आपको लगेगा कि ये वेल बैलेंस्ड। ठीक है, और ये जो NaHCO3 बना
जिसको हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, इस सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट कर दीजिए तो इसमें बन जाएगा आपको सोडियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बन जाएगा। देखिए यहाँ पर 2 से इसको जो है आप मल्टीप्लाई कर दीजिए रिएक्टेंट को, देखिए ये वेल बैलेंस्ड हो जाएगा। और ये जो सोडियम कार्बोनेट आया, इस सोडियम कार्बोनेट का आप 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर से क्रिस्टलाइजेशन कर दीजिए। यहाँ लिख दीजिए क्रिस्टलाइजेशन। तो देखिए क्या मिलेगा, वॉशिंग सोडा मिल गया, Na2CO3 डॉट 10H2। देखिए ये वॉशिंग सोडा मिल जाता है। तो ये रिएक्शन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और कई बार ये पूछता भी है। और इतना ही नहीं, यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन क्या है, देखिए ये जो CaO है बचा हुआ यहाँ लाइमस्टोन का, और इधर जो अमोनियम क्लोराइड है, ये दोनों मिल करके फिर से क्या करता है कि अमोनिया का रिसाइकलिंग कर देता है, मतलब फिर से अमोनिया बन जाता है। देखिए ये जो है अमोनिया का रिसाइकलिंग हो गया और बाय प्रोडक्ट में ये देखिए CaCl2 प्लस H2O हो गया। तो इसको आप चाहें तो यहाँ पर बैलेंस कर दीजिए 2 लिख करके। देखिए आई थिंक इट इज बैलेंस्ड। ठीक है, तो इस तरह से अमोनिया का जो है रिसाइकलिंग होता है। तो कभी कभी ये क्वेश्चन होता है कि भाई अमोनिया का ऐसा कौन सा प्रोसेस है ना, जहां पर वो रिसाइकलिंग होकर के जो है बनता है। मतलब अमोनिया जो है कभी इसमें कमी अमोनिया की नहीं होती है। तो ये जो सॉल्वे प्रोसेस है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, जिसमें हम लोग वॉशिंग सोडा का जो है मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं। और वॉशिंग सोडा ही नहीं, साथ साथ बेकिंग सोडा भी बन जाता है। देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है वो बेकिंग सोडा ही उसका कॉमर्शियल नेम होता है। ठीक है, तो बेकिंग सोडा भी बन गया और वॉशिंग सोडा भी बन गया। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो ऐसा करते हैं हम लोग कि अभी और भी कुछ इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स है, एक क्लास और होगा जहाँ पर हम लोग जो है उस सारे कंपाउंड का जो है प्रिपरेशन भी देख लेंगे, प्रॉपर्टीज़ भी देखेंगे, खास करके यूजेस बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो वॉशिंग सोडा है वो नेक्स्ट क्लास में इसके काफ़ी यूज पर भी हम लोग बात करेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है। ठीक है, तो बाकी जो है जैसे ब्लीचिंग पाउडर हुआ, जिप्सम हुआ, आपका जो है और भी है, उसको आप बोल सकते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस वगैरह है। ठीक है, तो उस सब का भी हम लोग काफ़ी कुछ डिस्कस करेंगे, खास करके उसका जो प्रॉपर्टीज़ और यूजेस है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और पूछता भी है। तो नेक्स्ट क्लास में आप जो है ये सब सारा पढ़ करके रखिए। और पहले का जो भी क्लास हमने लिया है क्लास 10 का, मैंने पहले भी आपको बतलाया हुआ है कि क्लास 9 और क्लास 10 के लिए भी केमिस्ट्री का क्लासेस अब शुरू हो गया है ऑनलाइन। आप जो है केमिस्ट्री माय ड्रीम से बने रहिए और उसको सब्सक्राइब करते हुए अपना जो है हेल्प लेते रहिए हमारे मटेरियल से। और मैंने आपको बताया है कि हमारा जो ड्रीम है वो है कि आप सबों को मुफ्त हेल्प करना और अच्छे ढंग से आपका जो भी है प्रॉब्लम उसको सॉल्व करना। ये हमारा अपना ड्रीम है और आपका ड्रीम है कि अच्छे से अच्छे नंबर लाना एग्ज़ाम में, और ख़ास करके आगे का जो फ्यूचर है उसको जो है बिल्कुल ही ब्राइट बनाना, जिसमें हम आपको हेल्प करते रहेंगे। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।